आज की इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज के हमारे अध्ययन स्रोत हमें भारत के एक ऐसे हिस्से की यात्रा पर ले जाने वाले हैं जिसे अक्सर काफी रहस्यमयी नजरों से देखा जाता है। बिल्कुल। और आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में स्थित कांकेर जिले की। हाँ, कांकेर। मतलब अक्सर जब हम किसी जगह का नाम सुनते हैं तो दिमाग में बस नक्शे पर खींची गई एक सीमा आती है। एक लाइन की तरह। सही कहा। लेकिन आज की इस चर्चा का उद्देश्य उस सतही सीमा से बहुत आगे जाने का है। क्योंकि अगर हम इन स्रोतों को करीब से देखें तो कांकेर केवल एक जिला नहीं है। ये एक ऐसा अद्भुत संगम है जहां घने जंगल, प्राचीन जनजातीय संस्कृति और इतिहास सब एक साथ मिलते हैं। और साथ ही बहुमूल्य खनिज संपदा भी। हम इसे आज एक केस स्टडी की तरह डिकोड करेंगे। और मुझे लगता है कि आज के हमारे जो नोट्स हैं वो इसके भूगोल, प्राकृतिक संसाधनों और जनसांख्यिकी के हर एक पहलू को गहराई से समझने में मदद करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर की शुरुआत सबसे पहले इसकी स्थिति और सीमाओं से करते हैं, जो कि बहुत रणनीतिक है। हाँ, अगर हम नक्शे पर कांकेर की लोकेशन देखें तो ये ठीक उस जगह है जहां से छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके खत्म होते हैं और बस्तर का जो दुर्गम पहाड़ी इलाका है वो शुरू होता है। एकदम सही। स्रोत में इसके कुछ तकनीकी विवरण भी दिए गए हैं, जैसे ये 20 डिग्री 6 मिनट से 20 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है और 80 डिग्री 48 मिनट से 81 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। लेकिन इन नंबरों से ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इसकी औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। यानी ये पूरी तरह से मैदानी नहीं है बल्कि एक पठारी स्वरूप लिए हुए है। और इसके पड़ोसी जिलों का खाका तो और भी खास है। वो कैसे? देखिए, इसके उत्तर में धमतरी है, पूर्व में कोंडागांव है, दक्षिण में नारायणपुर और पश्चिम में बालोद जिला है। तो ये एक तरह का ट्रांजिशनल जोन या कहें संक्रमण क्षेत्र बन जाता है। बिल्कुल। एक तरफ मैदानी इलाकों का प्रभाव है और दूसरी तरफ घने जनजातीय जंगलों का। और यही बात कांकेर को इतना खास बनाती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है इसकी भौगोलिक संरचना को लेकर। स्थलाकृति या टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि यह क्षेत्र मैकाल पर्वतमाला का दक्षिणी विस्तार है। मतलब यहाँ का परिदृश्य बिल्कुल भी एक रस नहीं है। आपको वनों से ढकी हुई पहाड़ियां भी मिलेंगी और कृषि के लिए समतल मैदान भी मिलेंगे। और यही पहाड़ और मैदान का खेल यहाँ की मिट्टी तय करता है। मिट्टी के प्रकारों पर स्रोतों में काफी अच्छा विश्लेषण है। हाँ, यहाँ मुख्य रूप से लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, जिसे स्थानीय लोग मटासी मिट्टी भी कहते हैं शायद। सही कहा। इसके अलावा कुछ हिस्सों में काली मिट्टी भी मिलती है जो नमी रोक सकती है। लेकिन खेती के लिहाज से देखा जाए तो नदियों के किनारे वाली मिट्टी सबसे अहम है। जलोढ़ या एल्यूवियल मिट्टी। बिल्कुल। इसी जलोढ़ मिट्टी की वजह से इन नदियों के किनारों पर धान की बहुत ही बेहतरीन खेती होती है, जो कि बस्तर जैसे दुर्गम इलाके में होना अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, और जहाँ इतनी उपजाऊ मिट्टी हो वहाँ वनस्पति तो समृद्ध होगी ही। जंगल बहुत घने हैं यहाँ। स्रोतों में बताया गया है कि यहाँ मुख्य रूप से साल, सागौन, बीजा और धौरा जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। मतलब ये पेड़ गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं पानी बचाने के लिए। बिल्कुल। साल और सागौन तो वैसे भी इमारती लकड़ी के पूरी दुनिया में मशहूर है। इन जंगलों की बात आते ही प्राकृतिक आकर्षणों का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। मलाजकुंडम जलप्रपात का जिक्र हमारे नोट्स में बहुत प्रमुखता से है। हाँ, मलाजकुंडम और चार्रेमारे जैसे जलप्रपात, घने जंगलों के बीच से गिरता हुआ पानी। यह सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है बल्कि यह अपने आसपास एक बहुत ही जटिल जैव विविधता तैयार करता है। और इस पूरी जैव विविधता को जो चीज सहारा देती है वो है यहाँ की जलवायु, जो कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यानी गर्मियां काफी शुष्क होती हैं और फिर जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। और सर्दियां काफी हल्की होती हैं। ये जलवायु चक्र ही यहाँ के वनों और कृषि दोनों को जिंदा रखता है। खैर, सतह की इस सुंदरता और हरियाली से अब थोड़ा जमीन के नीचे छिपी दौलत की ओर विषय को मोड़ते हैं, खनिज संसाधनों की तरफ। हाँ, तो इसका असल मतलब क्या है? कांकेर में खनिजों की स्थिति क्या है? देखिए, अगर हम राव घाट के पहाड़ियों की बात करें तो वहाँ लौह अयस्क का बहुत विशाल भंडार है। और ये कोई साधारण लोहा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उच्च गुणवत्ता वाला हाई ग्रेड लोहा है जो कि देश के बड़े इस्पात उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भिलाई स्टील प्लांट जैसे उद्योगों की सप्लाई चेन का ये एक बड़ा हिस्सा है। और सिर्फ लोहा ही नहीं,
यहाँ अन्य निर्माण सामग्री भी भरपूर है। जैसे ग्रेनाइट और लेटराइट मिट्टी। हाँ, और रेत, गिट्टी, मुरुम के साथ साथ क्वार्ट्ज और फेल्सपार जैसे खनिज भी मिलते हैं। तो ये पूरा खनन क्षेत्र जिले की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करता है, रोजगार के कई अवसर भी पैदा करता है। लेकिन अर्थव्यवस्था से परे चलिए अब इस पहलू को खोलते हैं जो थोड़ा पीछे ले जाता है हमें, इतिहास की ओर। कांकेर राजवाड़ा रियासत का इतिहास। हाँ, कांकेर एक समय में एक स्वतंत्र देशी रियासत हुआ करती थी। और ये इतिहास 14वीं शताब्दी के चंद्रवंशी राजपूत शासकों से जुड़ा हुआ है, जो बहुत ही गौरवशाली रहा है। बिल्कुल। आज भी अगर कांकेर शहर में जाएं तो वहां कांकेर पैलेस या राजमहल देखा जा सकता है, जो अब शायद एक हेरिटेज होटल बन चुका है। हाँ, राज परिवार के अधीन है और अब एक हेरिटेज होटल है। अगर हम इसके विलय की टाइमलाइन देखें तो वो भी काफी दिलचस्प है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब इसका भारतीय संघ में विलय हुआ, फिर ये मध्य प्रदेश का हिस्सा बना, और अंततः 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब कांकेर एक नया जिला बन गया। इतिहास के पन्नों में राजाओं के योगदान का भी जिक्र है। उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, हाँ, मंदिरों और तालाबों का निर्माण करवाया, और सबसे अहम बात, जनजातीय संस्कृति को संरक्षण दिया। और जनजातीय संस्कृति ही तो कांकेर की असली पहचान है। बिल्कुल। अब हम इसी विषय पर आते हैं, कांकेर की प्रमुख जनजातियां। यहाँ कई समुदाय रहते हैं। सबसे बड़ी आबादी गोंड जनजाति की है, जो मुख्य रूप से कृषि और वनोपज पर निर्भर हैं। इनकी अपनी गोंडी भाषा है और पारंपरिक नृत्य जैसे कर्मा और रीना बहुत मशहूर हैं। कर्मा और रीना। इसके अलावा हल्बा जनजाति का भी जिक्र है स्रोतों में। हल्बा समुदाय बहुत ही मेहनती और कृषि प्रधान माना जाता है। इनकी भाषा हल्बी है। और भत्रा जनजाति भी है जो पशुपालन और खेती से जुड़ी है। लेकिन इन सब में एक जनजाति है जो अपनी जीवन शैली के लिए बहुत खास है, अबूच माड़िया। अबूच माड़िया। ये लोग घने जंगलों में रहते हैं ना? बहुत घने जंगलों में। ये प्रकृति से बेहद करीब हैं और बाहरी दुनिया के प्रभाव से काफी दूर हैं। इनकी जीवन शैली के बारे में जो जानकारी दी गई है वो बहुत रोचक है। जैसे इनके त्योहार मड़ई, नवाखाई और कर्मा। मड़ई एक तरह का विशाल मेला होता है, और नवाखाई नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। और हस्तकला में भी ये बहुत निपुण है। बांस और लकड़ी से बहुत उपयोगी चीजें बनाते हैं। भोजन की बात करें तो चावल, कोदो कुटकी और महुआ के व्यंजन इनके आहार का मुख्य हिस्सा है। महुआ तो बस्तर की संस्कृति में रचा बसा है। बिल्कुल। अब अगर हम एक बड़ी तस्वीर देखें तो इतनी विविधता भरे जिले का प्रशासनिक ढांचा कैसा है? प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिले को कई तहसीलों में बांटा गया है। जैसे कांकेर, जो कि प्रशासनिक मुख्यालय है। हाँ, फिर भानुप्रतापपुर और चारामा है जो धान उत्पादन और अपने इतिहास के लिए जाने जाते हैं। अंतागढ़ और दुर्गकोंडल जैसी तहसीलें भी हैं। ये मुख्य रूप से वन संपदा और जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र हैं। और पखांजूर कोली बेड़ा वाला हिस्सा, वो इलाका सिंचाई और कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नरहरपुर भी एक अहम तहसील है ऐतिहासिक दृष्टि से। इस पूरे प्रशासनिक ढांचे का काम भूमि अभिलेख, कानून व्यवस्था और ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करना है। अब योजनाओं की बात हो रही है तो जनसंख्या के आंकड़े देखना भी जरूरी है। जनगणना 2011 के अनुसार 2011 के आंकड़े बताते हैं कि जिले की कुल जनसंख्या लगभग 7,48,593 है, जिसमें 3.7 लाख पुरुष और 3.8 लाख महिलाएं हैं। और यहीं पर एक बहुत ही सकारात्मक और आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है, लिंगानुपात। हाँ, यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 1006 महिलाएं हैं, जो कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। यह दिखाता है कि जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी मजबूत है। जनघनत्व की बात करें तो ये केवल 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी काफी खुला और विरल आबादी वाला इलाका है। साक्षरता दर लगभग 70% है। और एक बात जो स्रोतों में साफ तौर पर उभर कर आती है कि यह एक ग्रामीण प्रधान क्षेत्र है। करीब 85 से 90% आबादी गांव में रहती है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि और वनोपज ही है। इसी वजह से यहाँ जंगलों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिले का 55 से 60% हिस्सा पर्णपाती वनों से ढका है। और अर्थव्यवस्था के लिए लघु वनोपज बहुत अहम है। लघु वनोपज मतलब जैसे तेंदुपत्ता जो बीड़ी बनाने के काम आता है। इसके अलावा महुआ, चिरौंजी, हर्रा, बहेरा और शहद, ये सब स्थानीय लोगों की आजीविका का बड़ा साधन है। और इन्हीं जंगलों में हिरण, जंगली सूअर और भालू जैसे वन्य जीव भी स्वतंत्र रूप से रहते हैं। एक तरह से इंसान और प्रकृति का पूरा इकोसिस्टम साथ चलता है। और इस इकोसिस्टम को जिंदा रखती हैं यहाँ की नदियाँ,
जल तंत्र को डिकोड करना भी जरूरी है, प्रमुख नदियों में दुधावा का नाम सबसे ऊपर आता है। जिस पर महत्वपूर्ण दुधावा बांध भी बना हुआ है। इसके साथ ही हाटकुल, जिसे हाटी भी कहते हैं, और सिंदूर नदी शामिल हैं। ये नदियां बरसाती स्वभाव की हैं, मतलब मॉनसून में इनका जल स्तर काफी बढ़ जाता है और आगे जाकर ये महानदी तंत्र में मिल जाती हैं। सिंचाई और पेयजल के लिए इस पूरे इलाके में इनका महत्व सर्वोपरि है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ हो जाता है कि कांकेर जिला केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ कोई साधारण क्षेत्र नहीं है। ये सच में प्रकृति, इतिहास और जनजातीय संस्कृति का एक बहुत ही जीवंत उदाहरण है, जहां एक तरफ पुराने राजमहल हैं तो दूसरी तरफ घने जंगल और जलप्रपात हैं। और जमीन के नीचे राव घाट का लोहा भी है। अब यहाँ एक बड़ा और विचारोत्तेजक प्रश्न खड़ा होता है। हाँ, जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है और संसाधनों की मांग तेज हो रही है, राव घाट के लौह अयस्क जैसी संपदा का दोहन भी तेज हो रहा है। तो क्या कांकेर जैसी जगहें अपने प्राचीन घने जंगलों को बचा पाएंगी? क्या वे अपनी अद्वितीय जनजातीय संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक विकास का हिस्सा बन पाएंगी? विकास और प्रकृति का ये संतुलन भविष्य में कायम रह सकेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा का समापन करते हैं। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण से कई नई बातें सामने आई होंगी। इसे सुनने और इस पर विचार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।